हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो केपीएम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अनुजपाल। आज हम और आप मिलकर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? ठीक है। तो दोस्तों, बचपन में हम लोग किसी के बागीचे में फल तोड़ने जाया करते थे। तो कंकड़ पत्थर, ठीक है, ईंट, ये सब लेकर जाते थे। तो क्या सोचते थे फल को देखकर कि एक बार, ठीक है, फल पेड़ से टूट जाए, उसके बाद तो मिलना ही है। ठीक है। तो टीप के मारते थे, इस तरह मारते थे उसको कि बस पेड़ से टूट जाए, उसके बाद तो फल हमको मिलना ही है। ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। जैसे बॉल है, हम लोग खेलते थे बचपन में, तो बॉल हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते थे, उसके बाद फिर उसको रोकते थे, वेट करते थे कि हाँ ऊपर से नीचे आए। ठीक है। तो ऐसी घटनाएं होती रहती थी। तो उसी प्रकार, ठीक है, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो अपने बागीचे में बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे। तो उनके सर पे एक सेब गिरा। ठीक है। सेब गिरा तो दिमाग की बत्ती जली। दिमाग की बत्ती जली तो उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है। इसके पहले तो ऐसी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन किसी का दिमाग वहाँ तक जाता नहीं था। तो न्यूटन सर ने क्या किया, जब सेब गिरा तो उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और रिसर्च करते करते उन्होंने पाया कि कोई भी बॉडी जिसके पास मास है वो अपने अगल बगल दूसरे बॉडी पर एक फोर्स लगा रहा है, यानी दूसरे बॉडी को अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है। तो उसको उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी बॉडी है जो अपने अगल बगल जितने भी बॉडी, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, यानी उनको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है। तो उन्हें समझ में आया होती है जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। तो ये जो फोर्स, जो फल ऊपर से नीचे गिर रहा है, यानी बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने उसको क्या किया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया, इस समय रेस्ट पे है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, नहीं हमने छोड़ दिया इसको। ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है। और फ्लोर को टच करने से पहले, फ्लोर को हिट करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी, ठीक है, हर सेकंड एक्सीलरेट कर रही है, हर पल इसके वेलोसिटी क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या समझा था कि फोर्स हमको मिला था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है। जब बॉडी की वेलोसिटी क्या करी? वेरी करी। इसका मतलब क्या है? बॉडी में एक्सीलरेशन है, बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। तो हमको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चला था कि अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो उस पर जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। यही जो फोर्स लगता है इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन सर ने इसका डिफिनीशन दिया। ठीक है। उन्होंने रिसर्च करते हुए और भी मतलब आगे रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कोई बॉडी है, ठीक है, उसके पास मास है, तो दूसरे बॉडी पर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कोई बॉडी है, वो यूनिवर्स में किसी दूसरे बॉडी पर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है। जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो बॉल पे या फल पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और न्यूटन सर ने रिसर्च करते हुए ये पाया कि ये जो फोर्स है ये किसी भी बॉडी पे, चाहे बॉडी छोटा हो या बड़ा हो, सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी इक्वली लगता है। ठीक है। तो इसको क्या उपाधि दी गई? इसको फंडामेंटल फोर्स की उपाधि दे दी गई, या यूनिवर्सल फोर्स की। तो दोस्तों, अभी तक 4 यूनिवर्सल फोर्स हैं, ठीक है, मिले हुए हैं। 5वें यूनिवर्सल फोर्स पे अभी रिसर्च चल रहा है। ठीक है। तो चारों कौन से हैं? पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सब क्या है? ये फंडामेंटल फोर्स यानी यूनिवर्सल फोर्स है। चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। न्यूटन सर ने क्या बताया हमको? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
यानी हिंदी में बोलते हैं इसको गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो न्यूटन सर ने बताया कि इस यूनिवर्स में कहीं भी दो बॉडी हैं, ठीक है, चाहे कितने भी डिस्टेंस पे हों, मान लेते हैं दोनों आर डिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, ये बॉडी जो है इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाली जो बॉडी है ये फर्स्ट बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है। तो ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दो बॉडी हो, दोनों अपने एक दूसरे को खींचेंगे, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? इट इज द फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज लाई इन द यूनिवर्स। फंडामेंटल फोर्स मतलब यूनिवर्सल फोर्स, मतलब जितने भी बॉडी पे लगेगा इक्वली लगेगा। ठीक है, मतलब अर्थ है, जैसे हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और सभी फोर्स का वैल्यू क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? फंडामेंटल। तो इट इज द फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज लाई इन द यूनिवर्स। ये जो होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब पूरे यूनिवर्स में लगता है, तो इसका रेंज बहुत बड़ा है। ठीक है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। अब बात करते हैं कि इसका जो इफेक्ट है कितना है, तो ये बहुत वीक फोर्स होता है। ठीक है, जैसे हम इस समय हैं, ठीक है, तो धरती क्या कर रही है? हमको भी खींच रही है, हम पे भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट हमको फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? वीकेस्ट फोर्स है। इट इज द व्हाट? वीकेस्ट फोर्स। अब जैसे मान लेते हैं ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, तो बॉडी 1 जो बॉडी 2 पे फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, क्या? फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 1 ऑन बॉडी 2। ठीक है, और जो बॉडी 2 बॉडी 1 को अपनी तरफ खींचा है वो क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 2 ऑन बॉडी 1। यह फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 1 ऑन बॉडी 2 और यह फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 2 ऑन बॉडी 1। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यू होंगे F12 एंड F21, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये फर्स्ट बॉडी पे लगाएगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। तो इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, और यह क्या होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है, और ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कोई दो बॉडी के बीच में अगर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो दोनों फोर्स की जो वैल्यू होगी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो खोज उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना रिसर्च जारी रखा हुआ था, और एक दिन उन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोला गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये जिन दो बॉडीज़ पे लगता है उन दोनों बॉडीज़ के मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है? मतलब कि जो जैसे यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, एक बॉडी ये है, इसको मान लेते हैं जिसका मास है m1, यह है बॉडी 1,
और यहाँ पे एक बॉडी दूसरा है, इसका मास है m2, यह बॉडी 2, और ये दोनों r डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, r है। तो इन्होंने बताया कि ये जो फोर्स होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ बॉडीज, यानी m1 इंटू m2 के बराबर होगा, ठीक है। ये इन्होंने पहला बात बताया। और इन्होंने दूसरा बात बताया कि यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यह इन दोनों के सेपरेशन या इन दोनों के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज। मतलब क्या है कि F इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज, ठीक है। ये हो गया सेकेंड बॉड। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 क्या मिला कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स F, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है m1, ठीक है। यही होता है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करने पर क्या मिला, F इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो उन्होंने जो कांस्टेंट दिया क्या है, G। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। और यही क्या है, यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं आप। द फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसका स्टेटमेंट होगा द फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं बना दे रहे हैं, इसको लिख लेते हैं, फिर इसको यहाँ बना देते हैं। यह है बॉडी 1, इसका मास है m1, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम या बोथ बॉडीज, ठीक है। द फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
मिटा देना इसको। तो हमको फार्मूला क्या मिला था? हमको फार्मूला मिला था F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर। जहाँ पे जी क्या है? जी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी क्या है? जी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। मतलब कि जी जो है ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, या बॉडी जिस मीडियम में रखी गई, दोनों बॉडी जिस मीडियम में रखी गई उस मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बात करते हैं जी के बारे में। तो जी हो गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी का फार्मूला क्या होगा? तो यहीं से सॉल्व करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा? जी इक्वल टू, ठीक है, एफ आर स्क्वायर अपान M1 M2। ठीक है, ये होगा जी का फार्मूला। यहीं से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो जी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमको मिली है, ठीक है, अब इसमें एफ क्या है? एफ है फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आर क्या है? आर है डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज। ये दो बॉडी थी, इसका मास है M1, इसका मास है M2, और जो डिस्टेंस है दोनों का क्या है? आर। ठीक है, इंक खत्म हो गया, इंक भर लेते हैं। ठीक है, एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स, आर है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और M1 M2 क्या है? मास है। तो एफ का जो यूनिट होता है क्या होता है? न्यूटन, और आर यानी मीटर। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपान M1 M2 क्या है? मास है। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी, तो जाएगा केजी स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ जी। ये क्या हो गया? ये हो गया यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जी किस पे डिपेंड करेगा? तो जी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो मास हो, ठीक है, बॉडीज का मास हो, या फिर मीडियम हो जिसमें ये दोनों बॉडी रखे गए हैं। तो ये भी नोट करने वाली बात है। अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस की। मिटा दें। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफ डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडीज। ठीक है, यहाँ से एफ क्या है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि मास ऑफ बॉडीज पे डिपेंड करेगा। और एफ किस पे डिपेंड करेगा? व्हाट? मास यानी M1 M2, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, मतलब कि आर पे। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आर क्या होगा? अगर आर ज़्यादा होगा
आर अगर ज़्यादा होगा तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आर ज़्यादा होगा तो एफ कम होगा, और आर कम यानी दो बॉडी का डिस्टेंस जितना ही हम कम करेंगे एफ की वैल्यू उतना ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये भी नोट करने वाली बात थी। मतलब आपने उसके ब्लैक होल के बारे में सुना होगा। ठीक है, ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है कि इवन लाइट भी वहाँ से पास नहीं कर सकती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ वो खींच लेता है। ठीक है, तो क्यों होता है, तो ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ब्लैक होल जैसे बहुत बड़ा कोई स्टार है, कोई बहुत बड़ी बॉडी है। ठीक है, इसके सेंटर पे इसका सारा मास क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। मतलब इतने बड़े बॉडी का पूरा मास कहाँ जाएगा, इसके सेंटर पे आ जाएगा। तो ये जो सेंटर बन जाएगा क्या हो जाएगा, ब्लैक होल हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मास बहुत ज़्यादा होता है। जब मास ज़्यादा होगा तो फोर्स कितना होगा, फोर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ब्लैक होल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्लैक होल बनता कैसे है, तो ब्लैक होल क्या होता है, जैसे हम अर्थ की बात कर लेते हैं। अगर अर्थ को कंप्रेस करके एक छोटे से टमाटर कितना बड़ा कर दिया जाएगा उसको, ठीक है, मतलब कि इस पूरे अर्थ का जो मास होगा किस में कंसनट्रेट हो जाए, उस छोटे से ऑब्जेक्ट में। टमाटर कितने बड़े ऑब्जेक्ट में कंसनट्रेट हो जाए तो वो अर्थ क्या हो जाएगा, जो छोटा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बनता है, मतलब मास बहुत हाई होता है। तो मास जब बहुत हाई रहेगा उसका, तो वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीधे फार्मूले पर ही है, इसको सॉल्व करते हैं। हमको दिया क्या है, हमको m1 और m2 की वैल्यू दी हुई है। तो हम इसको सीधा फार्मूले में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताना था, वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो कितना होती है, पीछे ही बताना चाहिए था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं, जो जी का वैल्यू होता है, ठीक है, यह क्वेश्चन में दिया भी रहता है। जी का वैल्यू होता है, कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जी के वैल्यू। और ये वैल्यू कैलकुलेट कौन किया था, तो इसको कैलकुलेट किए थे एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, तो जी की जो वैल्यू था किसके द्वारा दिया गया था, गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, इन्होंने ही जी के वैल्यू कैलकुलेट किया था। ठीक है, एक सेंसिटिव बैलेंस की मदद से जी का वैल्यू निकाला था। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे। टेन कितना है, m2 25 अपान
रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ठीक है, एफ की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन। ठीक है, फोर्स है, कोई भी फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर फोर्स की वैल्यू दी हो, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हो और m2 की वैल्यू दी हो, m1 फाइंड करना हो, तो फिर सारा वैल्यू रख देंगे तो m1 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब m1 यहाँ रखेंगे, बाकी सभी साइड भेज देंगे, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे उसको, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी। या ऐसे भी पूछ सकता था, f की वैल्यू दे दिया होता और दोनों मास का वैल्यू दे दिया होता, आपसे डिस्टेंस पूछ लेता कि बताइए दोनों बॉडी कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं या कितने डिस्टेंस पे हैं, तो हम वहाँ से डिस्टेंस यानी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी पुट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और बॉडी का मास कितना है 1 kg है, और फिर जी की वैल्यू, ठीक है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो इसको भी हमको कैलकुलेट करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। फार्मूला तो अब तक याद ही हो गया होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ पे जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो F इक्वल टू जी की वैल्यू कितना है, इंटू m1 की वैल्यू 1 kg, m2 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर इंटू मीटर, मतलब क्या है, अगर हम इसको डायग्राम बनाना चाहें तो ये है अर्थ। ठीक है, ये है अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ का यहाँ से रेडियस है आर। ठीक है, कैपिटल आर मान लेते हैं इसको, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ, और बॉडी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, बॉडी का मास कितना है 1 kg, ये बॉडी, तो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से कितना होगा, बॉडी से सेंटर ऑफ अर्थ का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, आर ही होगा, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस हमको यहाँ पे पुट कर देना है, आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा,
6.67 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर 24 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 13 इंटू 6। मतलब कैलकुलेशन ही है, ठीक है। इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत है, सिंपल इसी तरह कैलकुलेशन आएंगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन इसके फार्मूले पर ही बेस्ड होते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12, तो ये 10 टू द पावर 12 ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -12, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे 9.8 न्यूटन आंसर आ जाएगा एफ की वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg है, उसको हमने अर्थ सरफेस पे रख दिया, तो उस बॉडी पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा कितना लगेगा 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोग की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, आपके स्क्रीन पर नीचे। तो हमने इसका आंसर भी दे दिया है, इसको आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है। इसका आंसर भी हमने दे दिया है, ठीक। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ग्रेविटेशन फोर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स के एग्जाम्पल है रेनफॉल, यानी बारिश होती है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे अर्थ की तरफ ही होती है। स्नोफॉल हो गया बर्फबारी, ठीक है। टाइड्स हो गए, टाइड्स ज्वारभाटा जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। और रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन हो गया। रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हो यानी मून, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, ठीक है, तो भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से रिवॉल्व करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रेविटेशन फोर्स का। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसको, ठीक है, लिखवा देंगे। पहला एडवांटेज क्या है कि अगर हम अर्थ के बारे में बात करें या फिर हम पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बात करें, तो सोलर सिस्टम जो हमारा होल्ड है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, ठीक है। प्लैनेट्स और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सोलर सिस्टम बना हुआ है। हम लोग हैं या अर्थ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं अर्थ से बाइंड हैं अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, हमारे अर्थ पे जो हमारा एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाइंड है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे एडवांटेज हो जाएंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, ठीक है, और मस्त एकदम दवा पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।